Hello everyone, I am back with the rest of the part of the previous video. Outbreak of the revolt. On 9 May 1857 in Meerut, a group of soldiers mutinied and walked out of their military barracks. May 97 May 9 1857 को मीरठ में एक सोल्जर्स का ग्रुप म्यूटीन किया, मतलब कि अपने जो मिलिट्री बैरक्स था उससे बाहर निकला और वह चलना शुरू कर दिया. दे वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इम्प्रिजनमेंट. उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी से निकाल दिया था, डिसमिस कर दिया था और 10 साल का उन्हें जेल दे दिया था फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज़ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस. पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस क्या थे, वो किस चीज़ से बने होते थे. तो वो लोग तो मना कर दिए थे उसको यूज़ करने से, तो उसी वजह से उन लोगों को 10 साल का जेल भी में दे दिया गया था. ऑन 10 में दे रिलीज द इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स, किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मार्च्ड टू दिल्ली. 10 मई को वो सभी जितने भी सोल्जर्स को जेल दिया गया था, ब्रिटिशर सभी को जेल में डाल दिए थे, उन सभी को आज़ाद कर दिए, मतलब ताला तोड़ के या किसी तरह से उनको बाहर निकाल दिए और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिए और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे. दे प्लीडेड टू द मुगल एम्परर, नाउ अ ब्रिटिश पेंशनर, टू लीड देयर रिवोल्ट. वो जितने भी सिपाही लोग थे वो सभी मुगल एम्परर के पास गए, जो कि एक ब्रिटिश पेंशनर बन चुका था अब तक, कि उनका रिवोल्ट लीड करें. ही वॉज प्रोक्लेम्ड द शहनशाह ए हिंदुस्तान. उनको वो लोग ने नाम दे दिया शहनशाह ए हिंदुस्तान और उनका असली नाम था बहादुर शाह जफ़र टू. उन लोगों को इन्होंने नाम दे दिया. Spread of the revolt. The revolt soon spread to other parts of the northern and central India. ये जो रिवोल्ट था वो बहुत जल्दी ही नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड कर गया. द मेन सेंटर्स वर कानपुर, लखनऊ, बरेली, आरा, झांसी, ग्वालियर एंड बैरकपुर. इस रिवोल्ट के जो मेन सेंटर्स थे वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, आरा, झांसी, ग्वालियर और बैरकपुर. रिवोल्ट्स ऑल्सो टुक प्लेस इन राजस्थान, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश एंड इन पंजाब. और ये जो रिवोल्ट था वो राजस्थान में, बंगाल में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में भी शुरू किया गया. इन मैनी प्रिंसली सिटीज़, while the rulers remained loyal to the British, the soldiers revolted or came close to it. और बहुत सारे सिटीज़ में जहाँ लोग राज करते थे वहाँ के रूलर्स जो थे वो ब्रिटिश के लिए वफादार रहे, मतलब उनके लिए लॉयल रहे, लेकिन उनके जितने सोल्जर्स थे वो रिवोल्ट शुरू कर दिए और या फिर इस रिवोल्ट के पास आ गए, उसके नज़दीक आ गए. सम प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ द रिवोल्ट वर नाना साहेब, बेगम हज़रत महल, तांत्या तोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई. इनमें से कुछ बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे जिनको लोग आज भी जानते हैं. वो थे तांत्या तोपे, लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल और बहुत लोग थे. मैनी ऑफ द रूलर्स डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट. और बहुत से रूलर्स जो थे वो इस रिवोल्ट को ज्वाइन ही नहीं किए. दे वर द सिख लीडर्स इन पंजाब, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर. जो लोग इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किए थे उन लोगों में से कुछ थे पंजाब के सिख लीडर्स, हैदराबाद के निज़ाम्स और ग्वालियर के सिंधियाज. द मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट्स ऑल्सो डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट. जो मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट्स था, मतलब मद्रास साउथ के पास है, चेन्नई वाला पार्ट, और बॉम्बे रेजिमेंट्स मतलब कि बॉम्बे हम लोग जिसको आज जानते हैं वो बॉम्बे रेजिमेंट, उस एरिया के लोग इस रिवोल्ट को नहीं ज्वाइन किए थे. द अफ़गान्स एंड द गुरखास रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश. जो अफ़गान्स और गुरखास थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे, उनका वफादारी करते रहे और इंडियंस के अगेंस्ट खड़े हो गए. द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाई द सेपॉयज बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेजेंट्स एंड द आर्टिसंस गेव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ. ये रिवोल्ट जो था वो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि उन लोगों को
ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि आप ये काम कीजिए हमारे तरफ से। तो ये सारे सिपाही इसे स्टार्ट किए थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें जितने पीजेंट्स थे और आर्टिसंस थे वो भी ज्वाइन करने लगे और बहुत से रूलर्स भी ज्वाइन किए। तो इसकी वजह से इस रिवोल्ट को इसका रियल पावर मिल पाया। इट रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इस रिवोल्ट में हिंदूज़ और मुस्लिम्स भी साथ थे, तो ये उस चीज़ को भी दिखाया। ऑल्दो द रिवोल्ट वॉज अ ग्रेट इवेंट बट वॉज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जबकि ये रिवोल्ट बहुत ग्रेट इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, फिर भी ब्रिटिशर्स ने इसको दबा दिया आसानी से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको दबाने में। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली विच वॉज द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम द रिबेल्स। ये जो ब्रिटिश के मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो दिल्ली को छुड़ा दिए। किससे? जो जितने भी वहाँ पे रिबेल्स थे, मतलब कि उनके अगेंस्ट में जितने लोग खड़े थे उनसे दिल्ली को मुक्त कर दिए। विच वॉज द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट तो मेनली यहीं स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सारे सिपाही दिल्ली गए थे, वहाँ बहादुर शाह जफ़र टू को बोले कि आप हमारे रिवोल्ट को लीड कीजिए, तो रिवोल्ट तो मेनली वहीं से स्टार्ट हुआ। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर मसैकर्ड, इसमें बहुत सारे पीपल को एक साथ मार दिया गया था, बहुत से लोगों को एक साथ मार दिया गया था। बहादुर शाह जफ़र टू, द लास्ट मुगल एम्परर, was tried for treason and was exiled to रंगून। बहादुर शाह जफ़र टू, जो कि मुगल्स के लास्ट एम्परर थे, सबसे आखिर में वही रूल किए थे मुगल एम्पायर को, उन पे लोग इल्ज़ाम लगा दिए ब्रिटिशर्स की आप देशद्रोही हैं, और इनको ये इल्ज़ाम लगा के रंगून, एक प्लेस का नाम है अफ़गानिस्तान में, वहाँ भेज दिया गया। His sons were cruelly shot down because they were found guilty for the murder of the Englishmen, women and children। और इनके जितने भी बेटे थे उनको बहुत ही ख़राब तरीके से, बहुत ही क्रूएल टाइप से इन लोगों को गोली मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग जितने भी थे इनके बेटे, उनको देखा गया था कि ये इंग्लिश मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब कि इंग्लिश आदमियों को, इंग्लिश पब्लिक को मार रहे थे। The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar II by the British broke the backbone of the revolt। जब ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफ़र टू को भेज दिया वापस रंगून, तो ये जो रिवोल्ट था इसका हड्डी टूट गया, मतलब कि ये कमज़ोर पड़ने लगा। लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन 1858। 1858 में ब्रिटिशर्स ने लखनऊ को वापस अपने अंडर ले आए। रानी लक्ष्मीबाई was killed in the battle and तांत्या तोपे was captured and hanged to death। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको इन लोगों ने बैटल में ही मार दिया, और जो तांत्या तोपे थे उनको इन्होंने अपने पास पकड़ लिया और उन्हें फांसी लगा दी। Thus ended the episode of the historic revolt, also called the First War of Independence। और इसी तरह से इस हिस्टोरिक रिवोल्ट का एपिसोड ख़त्म हुआ, और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम लोग इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्यों फेल हुआ ये रिवोल्ट। कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर मंथ्स बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। ये जो रिवोल्ट था इसको बहुत बाद में लॉन्च होना था, मतलब बहुत बाद में इसे शुरू करना था, 1857 के बाद, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा होने के कारण सिपाहियों ने इसे पहले ही शुरू कर दिया। It did not go according to the plan as the revolutionaries and thus failed to spread beyond Delhi and central India। ये जो रिवोल्ट था ये प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाया, जैसा कि इन्होंने प्लान किया था पहले, और इसी वजह से ये दिल्ली और सेंट्रल इंडिया के बाहर स्प्रेड ही नहीं हो पाया। If it had worked according to the plan, it would have been spread in many parts of India simultaneously, and it would have been very difficult for Lord Canning to handle the revolt। अगर ये जो रिवोल्ट था वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क किया रहता, तो ये रिवोल्ट इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड किया रहता। जैसे कि साउथ इंडिया में इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, और नॉर्दर्न इंडिया में उतना कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, और ईस्टर्न इंडिया में कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। तो इन सब जगह पे भी वो स्प्रेड कर सकता था, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग काम ही नहीं हुआ इस रिवोल्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये सभी जगह स्प्रेड नहीं कर पाया।
एंड इट कुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लॉर्ड कैनिंग टू हैंडल द रिवोल्ट। और ये बहुत, और जब ये पूरे इंडिया के पार्ट में स्प्रेड कर जाता तो लॉर्ड कैनिंग, उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता कि इसको हम हैंडल कैसे करें। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द रिबल्स, और जो लोग रिवोल्ट स्टार्ट किए थे उनके बीच में कोई यूनिटी ही नहीं था। द सिपॉइज वांटेड टू रिवाइव द मुगल एम्पायर, तांत्या टोपे एंड नाना साहेब ट्राइड टू री एस्टैब्लिश द मराठा पावर, वेयर एज रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर हर लॉस्ट किंगडम। ये जो जितने भी सिपाही लोग स्टार्ट किए थे इस रिवोल्ट को, वो चाहते थे कि मुग़ल एम्पायर फिर से अपना ग्लोरी लाए, मतलब अपना जो शासन होता है वो फिर शुरू करें। फिर तात्या तोपे और नाना साहेब वो लोग ट्राई किए कि हम लोग मराठा पावर को री एस्टैब्लिश कर दें। और रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही थी क्योंकि वो अपना किंगडम झांसी हार गई थी। द रिवोल्ट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ये जो रिवोल्ट था ये बहुत ज़्यादा जगह में नहीं स्प्रेड हुआ था, ये सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही स्प्रेड हुआ था। इन दीज एरियाज ऑल्सो मैनी ऑफ देम रिमेंड अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट, वेयर एज सम रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश। और ये जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया था उस जगह पर भी बहुत से लोगों ने इनकी मदद नहीं की, और या उन्हें कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ इसके चलते, इस रिवोल्ट की वजह से। और कुछ लोग ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार रहे। द आर्मीज कुड नॉट मैनेज द मॉडर्न वेपन्स एंड द डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफ द ब्रिटिश। इनकी जो आर्मी थी इंडियंस की, वो ब्रिटिशर्स की मॉडर्न वेपन से लेस आर्मी, मतलब कि इनकी जितनी भी आर्मी थी वो तो उनके पास मॉडर्न वेपन्स था, और वो लोग बहुत डिसिप्लिन से काम करते थे। मतलब कि अगर एक आदमी को बोला गया है कि आप यहाँ पर जाके अपने ग्रुप को लेकर के इस एरिया पे आप अटैक कीजिए, तो वो लोग वहीं अटैक करते थे। तो ये लोग बहुत डिसिप्लिन थे, तो उसकी वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी थी इस रिवोल्ट में शुरू करने से। और इनके पास मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, उनके पास गन्स थे, और ये लोग तलवार से ही लड़ा करते थे। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वॉज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गेव इट द करेक्ट डायरेक्शन। ये जो लीडरशिप था रिवोल्ट का वो ना ही स्ट्रॉन्ग था और नॉट गेव इट द करेक्ट डायरेक्शन। मतलब कि इस रिवोल्ट ने मतलब ये जो जिसके लीडर थे वो तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहादुर शाह जफ़र टू, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो वो इस रिवोल्ट को सही डायरेक्शन नहीं दे पाए, और वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। वो सही डायरेक्शन इसको इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो उतने फुर्तीबाज नहीं थे। और अगर मान लीजिए कि कोई फुर्तीबाज रहता, जैसे कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई अगर रिवोल्ट को ये कर रही होती, रिवोल्ट की लीडर होती, तो वो तो फुर्तीबाज थी, तो वो हो सकता था कि इसको सही डायरेक्शन दे सकती थी, लेकिन बहादुर शाह जफ़र नहीं दे सकते थे क्योंकि वो बहुत टाइम स्टूल कर रहे थे और वो बूढ़े भी हो चुके थे। द इंडियन रूलर्स fought to take their lost kingdom back and did not think of the freedom of the whole country। जो इंडियन रूलर्स थे उनमें से बहुत मैक्सिमम लोगों ने अपने लॉस्ट किंगडम को वापस से अपने अंडर लेने के लिए फ़ाइट किया, और अपने पूरे होल कंट्री के फ्रीडम के बारे में नहीं सोचे। उन लोगों को लगा कि हम अपने टेरिटरी को गेन कर लेंगे तो ये लोग मेरे टेरिटरी को छोड़ देंगे तो हम अपना रूल एक्सपेंड करते जाएंगे, लेकिन ये लोग को ये समझ में नहीं आया कि जब तक पूरा कंट्री ये लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपना रूल एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत दिक्कत होगा रूल एक्सपेंड करने में अपना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट कि इस जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इस रिवोल्ट का। रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। आफ्टर द रिवोल्ट क्वीन विक्टोरिया assumed द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन 1 नवंबर 1858। जब ये रिवोल्ट ख़त्म हो गया तो क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी मतलब एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल अपने ऊपर ले लिया। किस दिन लिया था? 1 नवंबर 1858 को। इस दिन क्वीन विक्टोरिया ने अपने ऊपर भारत का शासन ले लिया। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो लॉर्ड कैनिंग उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के रिवोल्ट के टाइम में, तो वो गवर्नर जनरल का अब नया टाइटल हो गया था, नया नाम उसको दे दिया गया था वाइस रॉय।
वाइस रॉय कौन था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। क्वीन विक्टोरिया तो यहाँ पर थी नहीं, वो थी इंग्लैंड में, तो वो इंडिया आके तो बैठ नहीं ना सकती थी। तो यहाँ पे जो वाइस रॉय थे वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे कि यहाँ का शासन हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे भारत में पहले जनपद थे और महाजनपद थे। तो महाजनपद थे तो उसके अंदर कुछ जनपद आते थे। जैसे कि मराठा शासन में हम लोग के पास था, एक पूरा लंबा किंगडम था, तो उनके जो गांव, जैसे हमारे इंडिया में अभी भी आप देख सकते हैं, करेंट इंडिया में हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर कुछ स्टेट्स आते हैं। तो उसी तरह से ये ब्रिटिश एम्पायर भी काम कर रहा था। वो इंग्लैंड में इसका मेन एम्पायर था और हमारा अभी मेन दिल्ली में है, और वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हर स्टेट में, जैसे कि झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में, मुंबई में, वो जो बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो काम किया जाता है। उसी तरह से इंग्लैंड से जो ऑर्डर मिलता था वो वाइस रॉय काम करते थे। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज देयर आर्मी फॉर फ्यूचर रिवोल्ट्स। उन लोगों के आर्मी में कुछ ज़रूर दिक्कत था, तभी रिवोल्ट शुरू हो गया था इंडियन सिपाहीज के द्वारा, मतलब इंडियन सिपाहियों के द्वारा। तो सबसे पहले उन लोगों ने अपना आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया कि हम फ्यूचर रिवोल्ट से बच सकें, फ्यूचर में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और ये लोग रिवोल्ट शुरू ना करें। द पॉलिसी ऑफ रथलेस कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वॉज गिवन अप। ये जो लोग, ये ब्रिटिशर्स जो जितने भी दम स्पीड में जितने भी अपने इंडियन रूलर्स के जितने भी टेरिटरीज थे उसको कॉन्क्वर कर रहे थे, उसको जीत रहे थे, उन लोगों को इन्होंने स्टॉप कर दिया, अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया। इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट्स विल नॉट बी एनेक्स्ड एंड वर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्शन। इंडियन प्रिंसेस को इन लोगों ने, इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस, इंडियन प्रिंसेस को इन लोगों ने सांत्वना दी कि इन लोगों का स्टेट जो है, इन लोगों का जो टेरिटरी है, उन लोग उसको अब हम लोग नहीं छीनेंगे, उसको हम लोग कब्ज़ा नहीं करेंगे उस पर। एंड वर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्शन, और उन लोगों को एडॉप्शन का राइट दे दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन लोगों को राइट ऑफ एडॉप्शन नहीं मिलता था, और लॉर्ड इस पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को इन्होंने लाया था, उनका नाम था लॉर्ड डलहाउसी। उनके, और वो अगर उनके पॉलिसी के तहत, अगर मान लीजिए कि मैं एक राजा हूँ और मेरा अगर कोई नेचुरल हायर नहीं है, मतलब कि मेरा खुद का बेटा अगर नहीं है और अगर मेरा डेथ हो जाता है, तो वो जो मेरा टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के अंदर चला जाएगा, और उस समय हमको एडॉप्शन करने का राइट नहीं था। तो अडॉप्शन अगर आप कर भी लेते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर आपका अपना बच्चा नहीं है तो आप अपने किंगडम को अपने डेथ के बाद आपको ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ेगा। झांसी भी इसी तरह से एनेक्स किया गया था, क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे कंगना रनौत का फिल्म मणिकर्णिका, तो उसमें दिखाया है एक जगह कि उसके बेटे को धोखे से मार दिया गया था, तो उसी वजह से वो रिवोल्ट वो भी लड़ाई करना शुरू कर दी थी, और उन्हीं के राज्य का ही एक व्यक्ति था, वो उस राजा का भाई, जिन्होंने मणिकर्णिका के मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को मरवा दिया था। They were also given the assurance that high posts would be given to them without any discrimination. हम लोग पहले ये भी पढ़े हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कहीं भी इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं देते थे, भले वो आर्मी हो, सिविल सर्विसेज हो या कहीं भी, उन लोगों को वो हाई पोस्ट नहीं देते थे। और उन लोगों को ये भी कहा गया बाद में, रिवोल्ट के बाद इंडियंस को, कि आप लोगों को हम लोग हमेशा इज़्ज़त देंगे और हाई पोस्ट देंगे, और हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इससे पहले क्या करते थे वो लोग कि ब्रिटिशर्स को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को इन्फीरियर, मतलब ब्रिटिशर्स हमेशा ऊपर रहते थे रिवोल्ट से पहले, और इंडियंस हमेशा नीचे रहते थे, उनको कोई इज़्ज़त नहीं मिलता था। और 1859 के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 1859 द ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वॉज फुल्ली री एस्टैब्लिश्ड। 1857 में रिवोल्ट हुआ और 1859 के एंड तक, मतलब कि नवंबर या दिसंबर तक, ब्रिटिश अथॉरिटी जो था इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो फुल्ली री एस्टैब्लिश हो गया था, मतलब वो लोग अपना शासन नॉर्मल तरह से फिर शुरू कर दिए थे। बट द रिवोल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन ये जो रिवोल्ट था ये प्रूव
ये प्रूव कर दिया कि इंडियन पीपल में भी बहुत गुस्सा था और हमारे पास भी ताकत है, हम भी आपके गवर्नमेंट को भी मतलब का नहीं झेलेंगे, आप हमें तंग करिएगा तो हम नहीं झेलेंगे। और ये फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था और इस समय इंडियंस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की थी, फिर भी कुछ कुछ कारण थे जिसकी वजह से लोग नहीं जीत पाए, हम लोग पहले पढ़े अभी। इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इट्स हीरोज बिकेम हाउस होल्ड नेम्स इन द कंट्री। और ये जो रिवोल्ट था ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया, मतलब कि हम इससे इंस्पायर्ड हैं। ये जैसे गांधी जी हुए चाहे भगत सिंह हुए, ये लोग इस स्टोरी से बहुत इंस्पायर थे। ये जो हमारा पहले रिवोल्ट हुआ था, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे ये लोग बहुत इंस्पायर थे और उन्हीं लोगों ने इसे लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए चुना कि हम इसी पथ पे चलकर हम अपने आगे के हमारा जो फ्रीडम है, भगत सिंह या गांधी जी या फिर और भी बहुत लोग थे, तो उन लोगों ने इसी तरह से सोचा कि अगर हम इसी तरह से चले तो हमारा कंट्री ज़रूर आज़ाद होगा और हम सबको मिलकर इस कंट्री को आज़ाद कराना होगा, वरना हम इस कंट्री को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे।